नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,30,000 से अधिक हुई। अब तक 97% से अधिक लोग ठीक हुए। राज्य सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए निजी पैथोलैब में कोविड RT-PCR जांच की दर 800 रुपये निर्धारित की। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा की एकमात्र सीट के उपचुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। और मौसम विभाग ने कहा, प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ठंड में होगी बढ़ोतरी। 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ डिहरी ऑन सोन आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न भागों में कोरोना संक्रमण के 680 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,36,778 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक 233 मामले पटना जिले में मिले हैं। पूर्णिया में 50, सहरसा में 34, बेगूसराय में 26, सारण में 25, भागलपुर में 24, मधुबनी में 22 और पूर्वी चंपारण में 21 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में इस समय कोरोना के 5,502 सक्रिय मामले हैं। वहीं कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। प्रदेश में स्वस्थ होने की दर 97.14% है, जबकि इस वैश्विक महामारी से 1,274 लोगों की मौत हुई है। राज्य सरकार ने प्रदेश के निजी पैथोलॉजी लैब में कोरोना की RT-PCR जांच की दर 800 रुपये निर्धारित कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि लोगों के घर जाकर सैंपल एकत्र करने पर 300 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। इससे पूर्व राज्य के निजी लैब में कोरोना की RT-PCR जांच की दर 1,500 रुपये थी। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्ट की दर पूर्व की तरह 250 रुपये रहेगी। निर्धारित दर से अधिक राशि लिए जाने पर निजी लैब के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख ने बताया कि सभी लैब के लिए जांच रिपोर्ट की जानकारी ICMR के पोर्टल पर दर्ज कराना अनिवार्य होगा। देश ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए संक्रमण के नए मामलों को रोकने में सफलता प्राप्त की है। लगातार 25 दिनों से नए मामलों की संख्या प्रतिदिन 50,000 से कम रिकॉर्ड की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 36,600 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 501 लोगों की मौत हुई है। वहीं लगभग 43,000 संक्रमित इससे ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक लगभग 90 लाख लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। वहीं इससे स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर लगभग 94.03% तक पहुंच गई है। वर्तमान में देश भर में संक्रमितों की संख्या केवल 4,28,644 रह गई है, जो कुल मामलों का 4.51% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नए मामलों में 78% संक्रमित लोग दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान जैसे 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कोरोना के टीके को इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसका उत्पादन अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा। ब्रिटेन की स्वास्थ्य नियामक एजेंसी ने बताया है कि यह टीका 95% तक सुरक्षा प्रदान करता है। इस टीके का विकास अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और जर्मनी की दवा कंपनी बायोएनटेक ने मिलकर किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश ने लोगों से बदलते मौसम के दौरान अधिक सतर्क रहने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाने की अपील की है।
ये एक बहुत जरूरी चीज है कि चाहे बाजार हो चाहे त्योहार हो, भीड़ भाड़ वाले जितने भी इलाके हैं उनमें हमें बहुत संभल के रहना चाहिए। बिल्कुल अति आवश्यक हो तो जाना चाहिए, उस समय बाजार जाएं जिस समय भीड़ भाड़ कम हो। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज की थोड़ा सा हमें री इन्फेक्शन होने के चांसेस हो रहे हैं, दूसरा वैक्सीनेशन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, और तीसरा ठंड में की दिक्कत होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हमें बहुत बच करके रहना है, बाजारों से तो बहुत दूर रहें जब तक कि बहुत अति आवश्यक ना हो। राष्ट्र जब महामारी से संघर्ष कर रहा था तो उसके साथ ही गरीबी से निपटने की भी तत्काल आवश्यकता थी। ऐसे में सरकार को ये सुनिश्चित करना था कि कोविड से उत्पन्न गतिरोध गरीबों के लिए विपदा का रूप न लेने पाए। नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबों की मदद के लिए तेजी से कदम उठाए। एक रिपोर्ट। पीएम किसान योजना के तहत 9 करोड़ किसानों को 17,891 करोड़ रुपए भेजे गए। वहीं 20 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में करीब 31,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इसके अलावा 2 करोड़ 81 लाख वृद्ध लोगों, विधवाओं और दिव्यांगों के खातों में 2,814 करोड़ रुपए डाले गए। कोविड महामारी के दौरान करीब 13 करोड़ गरीबों के घरों में मुफ्त उज्ज्वला गैस सिलेंडर पहुंचाए गए। वहीं गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक हर महीने मुफ्त अनाज और दालें दी गई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के दौरान एनडीए उम्मीदवार के तौर पर नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद थे। ये सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के कारण रिक्त हुई है। राज्यसभा की इस सीट के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। 4 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 7 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने 14 दिसंबर को मतदान की तारीख निर्धारित की है। हालांकि विधानसभा में एनडीए के पास बहुमत रहने के कारण इस सीट पर सुशील कुमार मोदी की जीत तय मानी जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने इस सीट के लिए अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पार्टी की प्रदेश इकाई को भंग कर दिया है। साथ ही सभी प्रकोष्ठों को भी 2 महीने के भीतर नए सिरे से गठित किया जाएगा। श्री पासवान ने आज लोजपा कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए हमेशा वचनबद्ध है और उनके कल्याण के मुद्दों पर बातचीत के रास्ते सदैव खुले हुए हैं। कल किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने किसानों से आंदोलन रोकने और बातचीत की अपील की है। वार्ता काफी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब वार्ता का 4था चरण शुरू होगा। सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आए, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र में बदलाव और किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने कृषि सुधारों से संबंधित कानून लागू किए हैं। इनमें कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम और कृषक मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम शामिल हैं। एक रिपोर्ट। किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम 2020 एक ऐसा तंत्र विकसित करता है जहां किसान तथा व्यापारी कृषि उपज की बिक्री और खरीद की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। इस अधिनियम के जरिए राज्य कृषि उत्पादन विपणन संगठनों के तहत अधिसूचित बाजारों के परिसर के बाहर अवरोध मुक्त अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। यह अधिनियम कृषि उपज विपणन समिति कानून के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं करता। वहीं मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण तथा संरक्षण अधिनियम 2020 किसानों को प्रोसेसर, थोक व्यापारी, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ बिना किसी डर के व्यापार के लिए सम्मिलित होने के प्रति सशक्त करेगा। इसके जरिए किसानों को अत्याधुनिक तकनीक हासिल होगी, जिससे उनका उत्पादन बढ़ेगा और आय में भी वृद्धि होगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में संविधान के तहत प्रदत्त आरक्षण नीति को बरकरार रखा गया है। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट में इस बात को लेकर सवाल उठाए गए थे कि क्या नई शिक्षा नीति में आरक्षण जारी रहेगा। श्री पोखरियाल ने कहा कि इस बात पर संदेह जताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश के शैक्षणिक परिदृश्य में आरक्षण के प्रावधानों को कमजोर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई, नीट, यूजीसी नेट तथा इग्नू की परीक्षाओं को शिक्षा नीति की घोषणा के बाद आयोजित किया गया और शैक्षिक संस्थानों में नियुक्तियों की प्रक्रिया भी पूरी हुई, लेकिन सरकार को आरक्षण के प्रावधानों को लेकर अभी तक एक भी शिकायत नहीं मिली है। केंद्र सरकार ने बेगूसराय जिले में सामहो से मटिहानी के बीच गंगा नदी पर सड़क पुल सहित 22 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग बनाने की अनुमति दे दी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार ने इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर बनाने के लिए एक निजी कंपनी को टेंडर दिया है। इस सड़क के निर्माण पर 1 करोड़ 73 लाख से अधिक की राशि खर्च होगी। इस पुल के बन जाने से बेगूसराय से पटना, समस्तीपुर, मुंगेर और लखीसराय के बीच की दूरी घट जाएगी। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से इस महीने कनकनी बढ़ेगी और कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अमित कुमार सिन्हा ने बताया कि 4 दिसंबर से ठंड में बढ़ोतरी होगी। शुक्रवार 4 दिसंबर के बाद राज्य के उत्तर पूर्व भागों में रात के तापमान में हल्की वृद्धि दर्ज की जाएगी। सुबह और शाम में ठिठुरन, वाटर बडीज इलाकों में सुबह कोहरे, धुंध की चादर भी बने रहने का पूर्वानुमान है। दिन में आसमान में सूरज की रोशनी भी बनी रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ रोहतास जिले का डिहरी ऑन सोन राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। पटना का न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गया का न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा। भागलपुर में न्यूनतम तापमान 14.4 जबकि पूर्णिया में 13.8 डिग्री सेल्सियस रहा। नालंदा जिले में बचे हुए 73 गांवों में आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि इन सभी गांवों में कैंप लगाकर गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे। शेखपुरा जिले में डीएलएड की परीक्षा के दौरान दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा दे रही एक महिला परीक्षार्थी को गिरफ्तार किया गया है। जिले में रामाधीन महाविद्यालय में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इधर प्रदेश भर में आईटीआई संस्थानों में प्रवेश परीक्षा 4 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। मुजफ्फरपुर जिले में ये परीक्षा 31 केंद्रों पर होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बेगूसराय जिले में आज बखरी प्रखंड के मोहनपुर वार्ड संख्या 2 और 6 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत कार्यान्वित योजनाओं का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने इस दौरान अंचल कार्यालय का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय से अनुपस्थित रहने पर 2 कर्मियों का वेतन रोक दिया है। मुजफ्फरपुर जिले में निर्माणाधीन भगवानपुर ओवरब्रिज का बायां लेन इस महीने की 15 तारीख तक चालू कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क प्राधिकार NHAI द्वारा इसका निर्माण कराया जा रहा है। लखीसराय जिले में सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मानूचक के पास पिछले दिनों डाक पार्सल वाहन चालक की हत्या और लूट के मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी अपराधी मुंगेर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद कर लिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 2,30,000 से अधिक हुई। अब तक 97% से अधिक लोग ठीक हुए। राज्य सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए निजी पैथोलैब में कोविड RT-PCR जांच की दर 800 रुपए निर्धारित की। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा की एकमात्र सीट के उपचुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। और मौसम विभाग ने कहा प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ठंड में होगी बढ़ोतरी। 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ डिहरी ऑन सोन आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।